भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा दूरगामी रणनीति से काम करते हैं कि लक्षद्वीप में एक छोटा 2 दिन की उनकी यात्रा को लेकर के एक तूफान सा आया। जिस तरह से चीन भारत में कभी लद्दाख की तरफ, कभी अरुणाचल की तरफ छेड़खानी की जो कोशिश करता है, या भूटान की तरफ भी पहले उसने की, भारत उस दृष्टि से उस बातों को समझता है। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। लक्षद्वीप और मालदीव को चीनी अजगर ड्रैगन से बचाने की कोशिश। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा दूरगामी रणनीति से काम करते हैं और जानते हैं कि भारत की सुरक्षा के लिए कैसे आवश्यक प्रबंध किए जाने चाहिए, और उसके लिए भारत में हर क्षेत्र में विकास बहुत आवश्यक है। अरुणाचल से लेकर हिमाचल और जम्मू कश्मीर, ऐसी सब सुरक्षा के जहां पर आवश्यकता रही, वो काम लगातार चल रहा था। अब अचानक हम सब ने और आप लोगों ने सुना होगा, देखा भी है कि लक्षद्वीप में एक छोटा 2 दिन की उनकी यात्रा को लेकर के एक तूफान सा आया। मालदीव में थोड़ा हंगामा हुआ। उसकी 3 मंत्रियों ने जिस तरह से टिप्पणी की, उद्वेलित होकर, उससे लगता है कि कहीं न कहीं उन्हें कोई न कोई दूसरा पीछे से उनको खेल कर रहा था। और इसलिए मैं उसकी बात करना चाहता हूं कि जिस तरह से चीन भारत में कभी लद्दाख की तरफ, कभी अरुणाचल की तरफ छेड़खानी की जो कोशिश करता है, या भूटान की तरफ भी पहले उसने की, भारत उस दृष्टि से उस बातों को समझता है। और इसलिए हिंद महासागर क्षेत्र में और पूरे इस समुद्री जो हमारी सीमाएं हैं, चाहे वो लक्षद्वीप की हो, चाहे वो आप कहें कि गोवा की तरफ से हो, चाहे आप कहें गुजरात की सीमा की तरफ से हो, तो ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जहां समुद्री क्षेत्र में भी सुरक्षा की अधिक आवश्यकता भारत महसूस कर रहा है। क्योंकि चीन कई दृष्टि से वो भी दूरगामी अपनी रणनीति के तहत घेरने की कोशिश करता है, रास्ते बंद करने की कोशिश करता है, कभी श्रीलंका की तरफ। तो ये पता होना चाहिए कि हमारा लक्षद्वीप, मालदीव, ये सब श्रीलंका की सीमा से भी जुड़े हुए हैं। श्रीलंका के साथ हमारे संबंध निश्चित रूप से, बीच में कहीं लिट्टे वाला जो मुद्दा था, किस तरह से रहा, वो एक अलग कहानी है। आतंकवाद बढ़ाने की कोशिश भी वहां से हुई, उसमें भी बाहरी तत्व थे ही, विदेशी तत्व तब भी थे। और इस दृष्टि से लक्षद्वीप की मैं बात करना चाहता हूं, क्योंकि लक्षद्वीप पर भी मालदीव की भी कहीं कहीं कड़वी निगाह पहले भी रही है। बहुत कम लोगों को बात होगी, और मैं इसलिए कह सकता हूं कि मैं आज से भी लगभग 30 वर्ष होंगे, ज्यादा हो गए होंगे कहना चाहिए, 1983 में तब भी मैंने लक्षद्वीप की एक बड़ी, एक जैसे कह सकते हैं कि बहुत जोरदार यात्रा की थी। सरकार का ही सहयोग था, और पत्रकार, बड़े संपादक मनोहर श्याम जोशी जैसे संपादक भी मेरे साथ थे। कि तब मैं दूसरे संस्थान में, दिनमान में मैं काम कर रहा था। और ऐसे समय में जब बड़े संपादक वहां पहुंचे, और उस तरह से वहां पर हम कई, जैसे वहां छोटे छोटे जो द्वीप है, वहां जाने की एक, जिसकी दुर्गम यात्रा कहेंगे, क्योंकि तब कोई हवाई मार्ग रास्ता सुलभ नहीं था। कोची से जहाज से जाना, और उसके बाद फिर बोट से किसी किनारे पर पहुंचना। तो कोई न कोई यात्रा वृत्तांत वो अपनी में लिखे भी हैं, और उसके बाद अपनी पुस्तक, जो मतलब मैंने 40 देशों की जो यात्राएं की हैं, उनमें मालदीव का भी एक चैप्टर है, लेकिन भारत जो सबसे सुंदर है उस पर विस्तार से है। उसमें लक्षद्वीप का भी एक बड़ा हिस्सा लक्षद्वीप को लेकर के भी है। तो मैं ये कह सकता हूं कि वो बातें तो पुरानी है, बाद में बदलाव होते रहे। अब आते हैं ताजी बात पर भी, और मैं उसके बाद आपको लक्षद्वीप की भी कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो दिलचस्प हो सकती हैं। क्योंकि लक्षद्वीप आज उस पर ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री गए इसलिए ध्यान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने आज से 3 वर्ष पहले ही, 2021 के आसपास, प्रफुल्ल पटेल को वहां प्रशासक बना करके भेजा। प्रफुल्ल पटेल कौन? वो उस समय जब मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी,
उनके साथ गृह विभाग के मंत्री रहे हैं प्रफुल्ल पटेल। प्रशासन से लोग लगता है ना कि आईएएस पहले ऐसा ही होता था, हम जब गए तब तो आईएएस ही वहां होते थे, बाद में भी आईएएस होते रहे, सबकी निगाह रहती है ऐसे जाए अंडमान निकोबार हो, वहां पर हो, प्रशासक बन जाए, अपना आराम से उनकी हो। लेकिन एक नागरिक सेवा से जुड़े व्यक्ति का पास जो दायित्व होता है, जैसे दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है वीके सक्सेना, वो भी आईएएस नहीं है, तो वो एक पूरे सामाजिक उसको कैसे बढ़ाया जाए, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी सुधारी जाए, उसको राजनीतिक भी जो कहीं बाहरी जो निगाह या चंगुल हो, भ्रष्टाचार हो, उसको रोका जाए, उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं वो ऐसे ही प्रशासक हो सकते हैं, ऐसे उपराज्यपाल हो सकते हैं। तो ये सही है कि मालदीव हो या लक्षद्वीप, ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, 90% से अधिक आबादी जो है वो मुस्लिम्स की है। लेकिन ऐसा नहीं, उसके विकास के लिए ही तो भेजा गया है प्रफुल्ल पटेल को। और उस समय भी उन्होंने कुछ ऐसे कानून की बीफ पर रोक लगाई जाएगी, यहाँ पर छुट्टियां इस तरह से रहेंगी। जब उसमें शिक्षा के क्षेत्र में, विस्तार विकास के क्षेत्र में कुछ बातें की, तो कुछ जो वहां पहले से ऐसे कट्टरपंथी लोग रहे हैं, उन्होंने उसका विरोध भी शुरू किया 2021 में। वो लोग भूल जाते हैं कि कहीं बाहरी तत्व जो बाहरी षड्यंत्रकारी हैं, वो हमारी सीमाओं पर अलग अलग ढंग से खेलते रहे और भोले भाले लोग हैं। ऐसा मैंने कहा कि मैं चूंकि गया हूं लक्षद्वीप, और जहां 27 द्वीप हैं, उनमें से केवल 10 ऐसे हैं जहां पर आबादी रहती है। बहुत मैंने कहते कितनी सीमित आबादी है, और उसके बाद भी, लेकिन हाँ, चूंकि स्ट्रेटेजिकल सामरिक दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्र है। दुखद बात यही है, जो प्रफुल्ल पटेल ही नहीं, मैं ही मानता हूं, क्योंकि मैं ही उस क्षेत्र में गया हूं, बहुत कम पत्रकार आज ऐसे होंगे जो उस समय में गए हों। ऐसी स्थिति में वहां पर कितना बदलाव पिछले 4-5 वर्षों में हुआ, और खास करके पिछले 3-4 वर्षों में, और कैसे वहां पर अब हवाई मार्ग से पहुंचना सुलभ हो गया, कैसे शिक्षा के लिए सुधार हुआ, कैसे वहां के लोगों का जनजीवन में यदि मछली पकड़ते हैं तो मछली, हम जब गए थे तो उसको बर्फ रखने के लिए नहीं मिलता था, पीने का पानी नहीं था। आज वहां हर घर में पीने का पानी उपलब्ध। समुद्री क्षेत्र में पानी का बड़ा संकट होता है, समुद्र का पानी तो पी नहीं सकते आप। वो सब जो काम किया गया, लेकिन ये भी सही है कि वहां पर जो ऐसे, और आज से निगाह नहीं है इन सब इलाकों में। पहले भी दुनिया, मतलब जिसको इसे कह सकते हैं, छोटा सा द्वीप है, 70,000 आबादी यदि हो, और आप आश्चर्य करेंगे, वहां जब हम गए थे तब 40 मस्जिदें थी उस जमाने में, आज 83 में। इससे लगाइए कि लोग वहां पर कैसे उसको प्रभावित करने की कोशिश, क्योंकि पहले वहां पर देखा जाए तो बौद्ध भी रहे हैं, हिंदू आबादी रही, उनको कन्वर्ट कर दिया गया, मैंने उनका धर्म परिवर्तन हुआ। बताया जाता है कि उसके पहले तो सब जैसे भारत का ये हिस्सा रहा था, तो सन 663 में वहां पर जो एक अरब से आए, और उन्होंने एक तरह से धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया है, उसको कहने को तो आप यही कहेंगे कि भाई वो संत थे, वहां के लोग आदिवासी क्षेत्र की तरह रहते थे, उनको एक धर्म का ज्ञान दिलाया, तो इस्लाम की वहां पर तब हुआ। और लेकिन ट्रेडिशनली देखा जाए तो वहां पर ट्रेडिशन होते हुए भी, इस्लाम होते हुए, महिलाओं का जो है रोल ज्यादा प्रमुख है। अब भारत में तो महिलाओं का है ही, और उसका हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक ढंग से नहीं, पारिवारिक ढंग से, सामाजिक रूप से वहां महिलाएं डोमिनेट करती हैं। वहां जैसे कह सकते हैं कि शादी के बाद भी आप पत्नी का नाम आपको लगाना होगा, जैसे यहाँ पति का लगाया जाता है सरनेम, वहां पर पत्नी का नाम लगाना, और पत्नी के घर में रहना ही अनिवार्य रहा है, सामाजिक जो परंपरा रही है वो। तो महिलाएं वहां डोमिनेट करती रही हैं। उस दृष्टि से वहां जो जागरूकता का, उसका लेकिन लाभ उनको नहीं मिलता, क्योंकि उनके जो पति हैं वो मछली पकड़ रहे हैं, या कहीं बाहर जाकर के उनको जहाज की काम करने के लिए निकल गए, तो 6-6 में 4-4 महीने बाहर रहते थे। जो हमने उन लोगों से बात की थी तब भी बताते थे, 6-6 बच्चे हो गए तो उनको संभालने का काम। तो महिलाओं की भूमिका वहां रही। उन महिलाओं को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी हाल में भी जब गए तो उन्होंने उन ऐसे समूहों से बात की, लोगों से बात की। प्रफुल्ल पटेल ने यही काम किया कि कैसे सामाजिक जो वहां पर स्थितियां हैं उसमें सुधार कैसे हो, कैसे उनको रोजगार का हो, तब कि वो इस तरह से भ्रमित न हो, बाहरी जो चंगुल जिनको कहते हैं
क्योंकि लक्षद्वीप और जैसे कहते हैं श्रीलंका में भी बंदरगाह बनाने के लिए चीन ने पहले कोशिश किया, पहले वहां पर पोर्ट अपना हो जाए ताकि उस क्षेत्र से भारत का जो रास्ता है वो कहीं न कहीं उन पर उसका कब्जा हो। अब श्रीलंका ने उसमें भी थोड़ा सा हाथ पीछे हटाया है। मालदीव भी जो बिल्कुल पड़ोस में है, आप कहें कि कुछ ही घंटे में वहां पहुंचा जा सकता है। और मालदीव के साथ भारत के संबंध तो कब से हैं, जब से प्राचीन काल से तो थे ही, उसके बाद भी जब उसको पुर्तगाल की कब्जा भी रहा, और जब से वहां पर कहना चाहिए कि 57 और उसके बाद से आजादी तो उसके बाद मिली, लेकिन तब भी उन्होंने जो 1956 में तब जाकर के भारत ने उसके साथ सहयोग शुरू किया। सुरक्षा का प्रबंध मिलिट्री मैंने भारत के लोग ही उसको सुरक्षा की पूरी, जैसे भूटान को गारंटी दे दी होगी, भारत ने उसकी जिम्मा लिया हुआ है। लेकिन हुआ क्या है, जब हाल में ही मालदीव के चुनाव में जो राष्ट्रपति बदले और जिस तरह से उन्होंने अपना रुख बदला, सबसे खराब बात तब से शंका पैदा हुई कि ये जो राष्ट्रपति आए हैं ये कुछ गड़बड़ के इरादे से आए, और इनका जो बाकायदा इन पर जो हाथ रहा है, मैंने कहने को तो ये राष्ट्रपति बन गए चुन करके, जैसे चूंकि छोटा देश है मालदीव, लेकिन वो चीनी कठपुतली की तरह से चीन के समर्थन होने से उन्होंने पहले कहा कि भारत अपनी सेना जो हमारी सुरक्षा के लिए रहती है, जैसे भूटान की सीमा पर रहती है, तो उनको आप वापस ले लीजिए। ये नवंबर की बात है। नवंबर में वो आए और उन्होंने अपना कहना शुरू कर दिया कि भारत से हमें ज्यादा नहीं रखना है, हमको फर्स्ट, जबकि भारत का अरबों रुपया वहां लगा हुआ है। वहां के बंदरगाह, वहां की सड़कें, वहां के आयात निर्यात की जो भी सारी सुविधाएं हैं, वहां के होटल से, उसमें भारत का करोड़ों अरब रुपया लगा हुआ है। अरबों कहना चाहिए, क्योंकि अब तो इतने वर्षों में लगातार भारत का इन्वेस्टमेंट हुआ। भारत, अभी तक तो चर्चा होती पर्यटक जाने से, अरे 2 लाख पर्यटक जाते हैं, इतने करोड़ का फायदा। हम ये बता रहे हैं कि सही माने में मालदीव को हर संकट में, सुनामी आया तो उसको पानी की, तो भारत ने हवाई जहाज से पानी वहां भिजवाया कि पानी पीने को लोग मरे न जाए। कोविड पीरियड में कितने बड़े पैमाने पर वैक्सीन देने की करके उन लोगों की जान बचाई गई। स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए, शिक्षा की सुविधाओं के लिए मालदीव को भारत ने हमेशा सहायता दी। बल्कि एक बार 88 में, तब तो कोई सरकार भी नहीं थी, लेकिन भारत सरकार, राजीव गांधी की सरकार थी, लेकिन जब संकट आया, वहां पर विद्रोह हो गया, वो भी बाहरी तत्वों के कारण, तो भारत ने ही अपनी सेना की भेज करके उसकी रक्षा की कि भाई उसके लोकतंत्र को खतरा ना हो। तो जो उनके लोकतंत्र को, उनकी आर्थिक, लेकिन मालदीव इस समय चीनी ड्रैगन, चाइनीज ड्रैगन जिसको कहते हैं, अजगर जो अपना पंजा जैसे कह सकते हैं कि लपेटने की कोशिश करता है, अजगर जो है जैसे होता है ना, गले में लग जाए, सीने से चिपक जाए, वो मालदीव से चिपकने की तैयारी कर रहा था। ये भनक भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी को रही है। इस दृष्टि से भी वो चाहते हैं कि मालदीव के साथ संबंध हो, हम तो कहते हैं, लेकिन अब उसने क्या किया, मालदीव का राष्ट्रपति जो है वो सबसे पहले उनका मरने के बाद अब वो गए चीन जाकर के, वहां अभी प्रधानमंत्री गए 4 दिन पहले, और उसके बाद उनको जाना पहले से प्रोग्राम तो था ही, ये तो है, लेकिन वो रुख भारत के खिलाफ दिखाना शुरू कर दिया था पिछले 3 महीने से। और इसलिए मैं नहीं मानता कि अचानक ही ये जो कुछ भारत विरोध वहां पर शुरू हुआ है, बल्कि यही नहीं कि लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी गए इसके बाद ऐसा हो गया, और कांग्रेस पार्टी तो उसी पर कहने लगी, देखो पहला हमारे संबंध थे, लेकिन देखिए वो तो चीन की तरफ जा रहा है। अरे भाई, वो आपके समय से, जब चीन को जिस समय ऐसी स्थितियां थी, तब जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जाकर के राजीव गांधी फाउंडेशन या के संस्थाओं के लिए लाखों रुपया उनसे लेने की बात कर सकते हैं चीन के साथ, और नेपाल को भी लेने की कोशिश चीन कब तक कोशिश करता रहा, लेकिन अभी ये जयशंकर गए तो नेपाल भी भारत के साथ समझता है कि भारत के साथ संबंध रहना कितना जरूरी है। मालदीव भी आज भी हमसे, चाहे कुछ भी उसका राष्ट्रपति कुछ कहे, आज भी ये घटना हुई है जब भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी टिप्पणियां मंत्री ने की, और बाद में मालदीव सरकार ने कहा उनकी निजी टिप्पणी थी, हमने तो सस्पेंड कर दिया है। लेकिन असलियत यही है कि ये खेल था चीन को खुश करने के लिए कि देखो हम तो भारत का विरोध कर रहे हैं, हमारे यहां तो लोग ऐसा विरोध करते हैं। तो चीनी जो रणनीति रहती है, हम भारत चीन के साथ तो संबंध रखने के लिए कोई आपत्ति नहीं करता। भारत कहता है कि पड़ोसी है, आप संबंध ठीक रखिए, इसीलिए सीमा पर बात होती है। जयशंकर भी बराबर बात करते रहे, प्रधानमंत्री ने भी पूरी अपने सुरक्षा सलाहकार, और हर बार सीमा विवाद पर भी चर्चा होती रहती है। एक तरफ वो व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहते हैं। अभी ग्लोबल टाइम्स में भारत
की तारीफ वहां के जो चीन का मुखपत्र है, वहां के बड़े प्रवक्ता हैं, बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने सबने बड़ी तारीफ की है कि भारत की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत आगे बढ़ रहा है। तो उन्हें व्यापार तो भारत के साथ करना है और भारत भी चाहता है कि आर्थिक संबंध हमारे रहे, सीमा पर वो गड़बड़ न करे, हमारी 1 इंच भूमि पर वो नहीं घुस सकता है। ये सारे इंतजाम है। लद्दाख हो, कारगिल तक में अब हवाई उतरने की सुविधा हो गई। एक समय था जब मैं खुद ऐसे विमान में गया, सेना के विमान में, जहां ऊपर से ही लद्दाख में भी खाली सामान गिरा करके अपनी सहायता पहुंचाई जा सकती थी। वो बड़े पुराने ऐसे विमान होते थे, लगता था पीछे का दरवाजा खोल करके सामान नीचे गिराया जा रहा है ताकि लोगों को सहायता पहुंचे, वहां पर खाने पीने का सामान पहुंचे। अब लद्दाख में भी बहुत शानदार एयरपोर्ट है, अरुणाचल में एयरपोर्ट है, कारगिल में भी एयरपोर्ट बन गया सेना के लिए, जो अपनी सुरक्षा के लिए ऊंचाई पर हम पहुंचे हुए हैं। तो चीन चाहता है समुद्री क्षेत्र में भी घुसपैठ के लिए कहीं न कहीं श्रीलंका, मालदीव वगैरह हमारे रहें, और लक्षद्वीप की तरफ भी। एक समय तो मालदीव में, आप आश्चर्य आपको होगा, 83-82 के आसपास वहां पर किसी ने ये मांग भी कर दिया था कि लक्षद्वीप का एक द्वीप है, कहा उस पर भी हमको कब्जा हमें मिल सकता है, वो हमारा है, ऐसा अधिकार बताने की कोशिश। वो तो फिर अगले कुछ ही महीने के अंदर ही और भारत सरकार ने तत्काल उस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की, तो उसके बाद उस तरह की भाषा बंद हो गई। तो इसलिए अंदाजा लगाए कि चाइनीज हो या मालदीव में कुछ ऐसे तत्व जो बाहरी तत्वों से प्रभावित रहते हैं, विदेशी ताकतों से, वो इस तरफ खूब निगाह रखते हैं। और जहां तक समाज का बात है, वहां तो हिंदू धर्म से परिवर्तित लोग रहे हैं जो मुस्लिम हैं, तो इसलिए हम तो ये कहते हैं कि वो है, लेकिन है तो वो सब मूलतः भारतीय। तो उनकी सुरक्षा का इंतजाम करना, उनके सांस्कृतिक संबंध जो भारत के साथ है, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से कष्ट उनको असली में ये हुआ कि लक्षद्वीप में जिस ढंग से उनकी तारीफ हुई, जिस तरह से उनका स्वागत हुआ, और जो लक्षद्वीप का जो रूप बदल रहा है, वहां उन्होंने कहा और एयरपोर्ट के इंतजाम उसका किया जाना चाहिए, स्वीकृति दी जा रही है नया, ताकि बड़ा विमान वहां उतर सके। वहां के द्वीप जो, ये भी मैं आपको बताना जरूरी है, जो मैंने अपनी पुस्तक में भी लिखा था, कि वहां का जो कोरल है, वो हवाई जो होनोलुलु लोग जाते हैं अमेरिका, उससे ज्यादा कोरल यहाँ के समुद्री क्षेत्र इतने सुंदर हैं। हम कई ऐसे बोट के जरिए ही, जो बल्कि रास्ता भी भटके 1-2 बार, ऐसी रास्ता ही नहीं मिलता, तब कोई साधन नहीं था, न मोबाइल था, न कोई संचार की सुविधाएं ज्यादा थी, तो वहां दूसरी जगह पहुंचने के लिए, बल्कि एक अधिकारी ने बताया कि एक बार उनका बोट गुम हो गया तो 8 दिन तक वो भटकते रहे कि हम असली ठिकाने पर कहां पहुंचे, दूसरे द्वीप पर। ऐसे स्थिति से आज जो बदलाव आया है, सही है कि और पर्यटन की सुविधाएं बढ़ेंगी, लेकिन हाँ, अब मालदीव को भी इस तरह का एक करारा जवाब मिला है कि पूरी भारत की जनता, कोई भी भारत के खिलाफ टिप्पणी नहीं, भारत की तरफ खूब निगाह। ये संदेश चीन के लिए भी है, हमारे पड़ोसी सीमाओं पर जो हमारे साथ जिनके अच्छे संबंध हैं, चाहे भूटान हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान में तो अपना वो किया ही हुआ है, वो तो हमारे वहां पर चीन कुछ एरिया में तो कब्जा ही उसने पाकिस्तान से ले रखा है, लेकिन फिर भी वो भारत की किसी सीमा पर, समुद्री हो, हवाई हो, थल हो, उसमें कहीं कहीं गड़बड़, या अपने उसके जो ऐसे लोग होते हैं, या ऐसे पेड किराए के टट्टू जिनको कह सकते हैं, चाहे वो आतंकवादी रूप में हो, चाहे वो सेना के रूप में हो, जिनका उपयोग करते हैं। चीन जिस तरह का ऐसी कोप दृष्टि, या जिसको कहते गिद्ध दृष्टि जो डालता है, कोप दृष्टि तो हमारी होती है कि हम उस पर गुस्सा होते हैं कि आप यदि हमारे साथ हरकत करेंगे तो ठीक नहीं होगा। तो हम पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, लेकिन ये सही है, ड्रैगन जो है वो हमारे किसी भी सीमा पर कहीं भी घुसने की कोशिश नहीं कर सकता, न करने दिया जाएगा। सबके साथ अच्छे पड़ोसी संबंध रखना ही भारत का संकल्प है। एटरसाई में यही विराम देते हैं। आप एटरसाई को सब्सक्राइब करें, अधिकारिक लोगों को भेजें, ग्रुप्स को भेजें, लाइक करें, और जो आपको लगे आप उसकी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहें तो अवश्य अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अलग से भी आप हमें भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।